हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोक्योमेट्रिक टॉपिक से कुछ केमिस्ट्री के एमसीक्यू जो कि किसी भी केमिस्ट्री के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे एच टेट, सी टेट, के वी एस, एन वी एस और अभी हाल ही में होने वाले यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज, कि जब पोटेशियम परमैंगनेट को टाइट्रेट किया जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट के अगेंस्ट, तो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। सो फ्रेंड्स, पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4 जब ट्रीट करेगा फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में, दैट इज मोर सॉल्ट के साथ में, तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी एसिडिक कंडीशन में होती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिक्स किया जाता है और इस प्रोसेस में पोटेशियम परमैंगनेट कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव आयंस में। सो पोटेशियम परमैंगनेट जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की +7 है, वो फाइनली कन्वर्ट होकर बनाएगा Mn2 पॉजिटिव आयन। सो Mn+7 से Mn+2 आयन में अगर कन्वर्जन देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है। सो पोटेशियम परमैंगनेट का जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो उसके मॉलिक्यूलर वेट को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज से डिवाइड करने पर मिलेगा, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ बेरियम क्लोराइड, जिसकी कंसेंट्रेशन दी गई है 0.5 मोलर, विद सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी कंसेंट्रेशन दी गई है 1 मोलर, वो कितनी होगी। ये मैक्सिमम बेरियम सल्फेट हमें यहाँ से कितना मिलेगा वो हमें पता लगाना है। सो फ्रेंड्स, बेरियम क्लोराइड की जो कंसेंट्रेशन है वो आपको 0.5 मोलर दी गई है। सो अपॉन कंप्लीट डिकम्पोजिशन यहाँ से जो बेरियम आयन हमें मिलेंगे वो 0.5 मिलेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसेंट्रेशन दी गई है वो आपको 1 मोलर दी गई है। यहाँ से जो हमें सल्फेट आयन मिलेंगे अपॉन कंप्लीट डिकम्पोजिशन वो भी 1 मोलर मिलेंगे, या जी 0.1 मोल मिलेगा। बेरियम क्लोराइड के 0.5 मोल से हमें बेरियम आयन 0.5 मोल मिलेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल से या 1 मोलर कंसेंट्रेशन से हमें सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन 1 मोलर मिलेगी। सिंस दोनों में से बेरियम आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो सल्फेट आयन से कम है, सो हेयर बेरियम आयन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ बेरियम आयन लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा और जब तक लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक प्रोसेस चलती रहेगी, उसके बाद प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। सो इन BSO4 दैट इज़ इन बेरियम सल्फेट, जितने भी बेरियम आयन प्रेजेंट होते हैं, जितने भी कंसेंट्रेशन बेरियम आयन की होती है वही कंसेंट्रेशन डेवलप होती है बेरियम सल्फेट की। सो हेयर 0.5 मोल बेरियम आयन विल प्रोड्यूस 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट। सो ऑप्शन नंबर 1 वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, हमें मिथाइल अल्कोहल दिया गया है और एसीटोन दिया गया है। पूछा गया इन दोनों के मिक्सचर को हम किस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही वो मेथड है जिससे हम इन दोनों को सेपरेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सल्फर जो है वो 2 क्लोराइड बनाता है। फर्स्ट क्लोराइड दिया गया आपको S2Cl2 और सेकंड दिया गया है आपको SCl2। हमसे द इक्विवेलेंट मास ऑफ पूछा गया है, द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इन Cl2 इज Cl2 SCl2 में सल्फर का इक्विवेलेंट मास कितना है। सो फ्रेंड्स, इन SCl2 सल्फर इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है एंड सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो अगर उसको हमें डिवाइड कर दें अपॉन चार्ज, उस पर प्रेजेंट चार्ज से, तो वहाँ से हमें इसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। सो इट विल गिव अस इक्विवेलेंट वेट। सो एटॉमिक मास सल्फर का आपका 32 है जिस पर +2 चार्ज प्रेजेंट है। सो 16
ग्राम पर मोल, यही अब इसका इक्विवेलेंट मास होगा। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैज़ फॉलोइंग कंपोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट के एक सैंपल में ये कंपोजिशन दी गई है। कैल्शियम 40% है, कार्बन 12% है एंड ऑक्सीजन 48% है। इफ़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ ट्रू है तो हमसे पूछा गया है देन द वेट ऑफ कैल्शियम इन 4 ग्राम ऑफ द सैंपल। कैल्शियम कार्बोनेट के 4 ग्राम में, कैल्शियम कार्बोनेट के 4 ग्राम में हमें कितना परसेंटेज मिलेगी या कितनी अमाउंट मिलेगी कैल्शियम की। सो फ्रेंड्स, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जो कैल्शियम का परसेंटेज दिया गया है वो 40 दिया गया है, इट मीन्स 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में हमें 40 ग्राम कैल्शियम मिलता है। सो हमसे 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में पूछा गया है कि कितना कैल्शियम मिलेगा। सो 100 में अगर 40 मिलता है, सो 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में हमें मिलेगा 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4, ठीक है। सो इट इज़ 160 बाय 100, सो 1.6 ग्राम। सो ऑप्शन नंबर सी वही हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे पूछा गया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का, क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ऑक्जेलिक एसिड का, जो कि आपका है COH एंड COH, और इसके साथ में प्रेजेंट है 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। हेयर ऑक्जेलिक एसिड का जो एन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू 2 होती है, बिकॉज इट डोनेट्स 2 हाइड्रोजन आयन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, सो इसका एन फैक्टर 2 है। तो बस हमें करना क्या है, इसका इक्विवेलेंट के वेट कैलकुलेट करने के लिए इसके मोलर मास को हम डिवाइड कर देंगे इसके एन फैक्टर से, दैट इज़ 2 से। सो अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको 126 मिलेगा डिवाइडेड बाय 2। सो 63 जो है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो इक्विवेलेंट वेट विल बी 63। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में पूछा गया है 1.520 ग्राम ऑफ ए हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल ऑन इग्निशन गेव 0.995 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। कि एक मेटल का हाइड्रोक्साइड है 1.520, जिसको जलाने पर, बर्न करने पर हमें 0.995 ऑक्साइड मिलता है, 995 ग्राम ऑक्साइड मिलता है। हमसे पूछा गया है उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो सिंस यहाँ पर हाइड्रोक्साइड भी उसी मेटल ने प्रिपेयर किया है और ऑक्साइड भी उसी मेटल ने प्रिपेयर किया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड, वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय weight of oxide is equal to equivalent weight of hydroxide, equivalent weight of hydroxide divided by equivalent weight of oxide। कि हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के वेट का जो रेशियो आएगा वो उनके कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो आता है। तो यहाँ से हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल नहीं हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होकर, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होकर वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया है। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड, एंड दैट इज OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। सो लेट कर लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो मेटल है वो हम x मान लेते हैं। सो x प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड विल बी इट्स आयनिक मास, दैट इज 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमने x ही माना है, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड जो कि होगा आपका 8।
सो ये जो मास है ये उनके वेट के रेशियो के इक्वल है। सो वेट का रेशियो है 1.520 डिवाइडेड बाय 0.995। यहाँ से जब हम x को सोल्व करते हैं तो x को सोल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो आपका 9 होगा। सो ऑप्शन नंबर डी वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि 400 मिलीग्राम आयरन कैप्सूल कंटेन्स 100 मिलीग्राम ऑफ फेरस फ्यूमरेट। दिस इज फेरस फ्यूमरेट, ये एसिटेट नहीं है, ये फ्यूमरेट है। इट इज फ्यूमरेट, इट इज फ्यूमरेट कि 400 मिलीग्राम आयरन के कैप्सूल में हमें 100 मिलीग्राम फेरस फ्यूमरेट मिलता है, जिसका फॉर्मूला आपको दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि उस आयरन के कैप्सूल में आयरन की कितनी परसेंटेज मिलेगी। सो फ्रेंड्स लेट्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम फेरस फ्यूमरेट के फॉर्मूले से उसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। सो इट्स मोलर मास विल कम आउट टू 170 ग्राम। 170 ग्राम फेरस फ्यूमरेट से अगर हम बात करें तो एक बार कैलकुलेट करके देख दे। 170 ग्राम कार्बन जो है वो 2 टाइम्स है, दैट इज़ 24 ग्राम जो है कार्बन के लिए, 1 आपके हाइड्रोजन के लिए और 32 जो हैं वो आपके ऑक्सीजन के लिए, मल्टीप्लाई बाय 2। साथ में आयरन दिया गया जिसका मास 56। तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलता है 170 ग्राम। सो यहाँ से हमें पता लगा कि 170 ग्राम फेरस फ्यूमरेट 170 ग्राम फेरस फ्यूमरेट कंटेन्स 56 ग्राम ऑफ आयरन। 170 ग्राम फेरस फ्यूमरेट ने 56 ग्राम आयरन को कंटेन किया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम अगर बात करें तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये मिलीग्राम बन जाएगा। सो 1,70,000 मिलीग्राम फेरस फ्यूमरेट विल कंटेन 56,000 मिलीग्राम ऑफ आयरन। बट हमें जो फेरस फ्यूमरेट दिया गया है वो दिया गया 100 मिलीग्राम। सो 100 मिलीग्राम फेरस फ्यूमरेट में कितना आयरन होगा वो हम निकाल लेंगे। दैट इज 56,000 डिवाइडेड बाय 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इतना मिलीग्राम आयरन जो है वो 100 ग्राम फेरस फ्यूमरेट में प्रेजेंट है। ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन 100 मिलीग्राम ऑफ फेरस फ्यूमरेट। बट ये जो फेरस फ्यूमरेट है ये तो 400 मिलीग्राम के आयरन कैप्सूल में है। तो हमें जो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू 400 मिलीग्राम से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो 400 मिलीग्राम कैप्सूल के अंदर एक्चुअली 100 मिलीग्राम फेरस फ्यूमरेट था जिसमें हमें इतने मिलीग्राम आयरन मिला। अगर हम परसेंटेज आयरन कैलकुलेट करेंगे सो अमाउंट ऑफ आयरन इन मिलीग्राम्स डिवाइडेड बाय 1,70,000 इंटू 100, डिवाइड करेंगे हम इसको 400 मिलीग्राम से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो ये जो वैल्यू है ये हमें 8% के नियरली कुल मिलती है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज। कांस्टेंट प्रेशर पर जो मोलर हीट कैपेसिटी दी गई है वाटर की वो है आपको 75 जूल पर केल्विन पर मोल। हमने 1 किलो जूल हीट सप्लाई किया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर को, जो कि फ्री है एक्सपेंड करने के लिए। हमसे पूछा गया है कि वाटर के टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा। सो फ्रेंड्स वी नो दैट Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इनटू चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी। तो यहाँ जो हमने हीट सप्लाई की है दैट इज़ 1 किलो जूल, दैट इज़ 1000 जूल। नंबर ऑफ मोल हम कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट हमें दिया गया 100 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि वाटर का 18 ग्राम होता है। मोलर हीट कैपेसिटी आपको दी गई 75 इंटू डेल्टा टी हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से जब हम डेल्टा टी कैलकुलेट करते हैं इट विल कम आउट 2.4 केल्विन। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड टू कंबाइन विद 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होता है 80 ग्राम ब्रोमीन के साथ। एंड 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम जिसकी वैलेंसी 2 है वो कंबाइन होता है विद 4 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। हमसे पूछा गया था इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम।
1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होता है 80 ग्राम ब्रोमीन से, और 1 ग्राम कैल्शियम कंबाइन होता है 4 ग्राम ब्रोमीन से, और उस कैल्शियम की वैलेंसी हमें दी गई है 2। हमसे पूछा गया है कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट। फ्रेंड्स, जो डाटा गिवन है उसका कुछ ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर। इक्विवेलेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ द कैल्शियम डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। कैल्शियम के एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे उसकी वैलेंसी से। सो वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 20 डिवाइडेड बाय वैलेंसी 2, सो यहाँ से 10। ऑप्शन नंबर ए वही हमारा राइट ऑप्शन है। सॉरी, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 40। सो 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 20 वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 11th क्वेश्चन में पूछा गया है गैसियस मिक्सचर कंटेन मीथेन एंड इथेन इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। जितने मोल मीथेन के हैं उतने ही मोल आपके इथेन के हैं, और इस मिक्सचर का जो 22.4 लीटर है एनटीपी पर, उसका वेट हमें कैलकुलेट करना होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ ऐसा कर दें। तो हमें जो वेट कैलकुलेट करना है एनटीपी पर वो है 2.24 लीटर का। फ्रेंड्स, एट एनटीपी 22.4 लीटर का जो मास आता है वो उसके मोलर मास के इक्वल आता है। सो यहाँ से 2.24 लीटर का जो मास आएगा वो होगा देयर मोलर मास डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, मोलर मास को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय 10। एंड वी नो दैट उस मिक्सचर में जितने मोल हमें मीथेन के मिले हैं उतने ही मोल हमें इथेन के भी मिले हैं। इक्विमोलर प्रोपोर्शन दिया है, ठीक है, इक्विमोल प्रोपोर्शन दिया गया है। सो हम यहाँ से ये भी जानते हैं कि 22.4 लीटर में उसका मोलर मास होता है और 1 मोल होता है टोटल। ठीक है, तो यहाँ से पता लगेगा 1/10 मोल होंगे टोटल। तो उस मिक्सचर में 1/10 मोल हैं टोटल उन दोनों ही गैसेज के। तो आउट ऑफ 1/10 का हाफ दैट इज़ 1/2 वो होंगे आपके मोल ऑफ मीथेन, और जितने मोल मीथेन के हैं वही मोल हैं आपके इथेन के। सो 1/20 मोल आपको मीथेन के मिलेंगे और 1/20 मोल ही आपको इथेन के मिलेंगे। ठीक है, 1/20 मोल ही मीथेन है, 1/20 मोल इथेन है। सो जस्ट हमें इनका मास निकालना है। सो 1 मोल ऑफ मीथेन विल कैरी 16 ग्राम। 1 मोल में 16 ग्राम है, सो 1/20 में कितना है? सो 16/20 ग्राम तो आपको वहाँ से इथेन मिलेगा, और मीथेन मिलेगा। और इथेन के एक मोल का मास होता है 30 ग्राम। 1/20 मोल में कितना मिलेगा? 30/20। तो फ्रेंड, जैसे ही हम इनको एडअप करते हैं यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आती है वो आप देख पा रहे हैं 30 + 16 दैट इज़ 46/20। जिसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको 2.3 ग्राम मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर हवा हमारे पास एयर है जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज दी गई है 21%। सो 1 लीटर एयर में अगर 21% ऑक्सीजन है, सो 21/100 इंटू 1 लीटर, ये आपको ऑक्सीजन की वॉल्यूम मिल गई। ठीक है, ये आपको ऑक्सीजन की वॉल्यूम मिल गई कि 1 लीटर में कितने परसेंट है? 21% है, तो ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी मिल गई? 21/100 इंटू 1 लीटर मिल गई। हमसे मोल पूछता है। स्टैंडर्ड कंडीशन पर 22.4 लीटर के अंदर 1 मोल प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ से 21/100 लीटर में मोल निकालने हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1/22.4 मल्टीप्लाई करेंगे 21/100, सो दैट इज इक्वल टू 0.0093। सो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है द रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी ऑफ गैस। किसी गैस एक्स की सीपी सीवी का रेशियो हमें मिला है 1.4।
फ्रेंड्स यहाँ से बात पता चलेगी, अगर Cp/Cv का रेशो, इफ Cp/Cv का रेशो 1.4 है, इट मीन्स द गैस इज डाईएटोमिक, वो गैस डाईएटोमिक है, दैट इज उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स मिलते हैं। सो द गैस विल बी इन फॉर्म ऑफ X2, वो गैस X2 की फॉर्म में होगी। हमसे पूछा है कि 11.2 लीटर में कितने एटम प्रेजेंट होंगे। सो फ्रेंड्स 22.4 लीटर में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, सो 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो एटम्स होंगे। तो 22.4 लीटर में अगर 2 एवोगैड्रो एटम्स प्रेजेंट हैं तो 11.2 लीटर के अंदर जस्ट उसके हाफ होंगे, दैट इज Na, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, एक ऑक्साइड है मेटल का जिसमें 32% ऑक्सीजन है, बता कि उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। फ्रेंड्स अगर उस ऑक्साइड में 32% ऑक्सीजन है, सो वी कैन से द 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हुई है 68 ग्राम मेटल के साथ। So 1 gram of oxygen will combine with 68/32 and 8 gram of oxygen will combine with 68/32 into 8. So 8 4 जा, और यहाँ से जो हम इसको डिवाइड करेंगे, सो ऑप्शन आपको मिलेगा 17। फ्रेंड्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज दैट अमाउंट विच कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी मेटल की, किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी, जैसे इसमें 17 ग्राम कंबाइन हुई है ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ, तो उसी क्वांटिटी को, उसी अमाउंट को उसका इक्विवेलेंट वेट कंसिडर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ए मोलल सॉल्यूशन इज 1 मोलल सॉल्यूशन वो है दैट कंटेन 1 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन। 1 मोलल सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट होगा इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में। सो 1 मोल ऑफ सोल्यूट जब प्रेजेंट होता है 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट में, तब हम उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलिलिटी, दैट इज मोलल। तो मोलल में 1 किलोग्राम सोल्यूट जो है वो 1 किलोग्राम सोलवेंट में, यानी 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, when 100 ml of 1 molar NaOH solution and 10 ml of 10 normal sulfuric acid solution are mixed। जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया तो हमसे पूछता है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा। फ्रेंड्स यहाँ जो NaOH दिया गया है उसकी कंसंट्रेशन आपको 1 मोलर दी गई है। सिंस NaOH का जो N फैक्टर है वो 1 है, सो 1 मोलर सॉल्यूशन 1 नॉर्मल मिल जाएगा, और इसकी कंसंट्रेशन दैट इज़ 1 नॉर्मल को जो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी अमाउंट से, इसकी वॉल्यूम गिवन से, तो यहाँ से हमें 100 मिली इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। मिली इक्विवेलेंट इसलिए कहा क्योंकि वॉल्यूम ml की फॉर्म में है। उधर से सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो पहले से 10 नॉर्मल दी गई है, सो उसकी कंसंट्रेशन को जो मल्टीप्लाई करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की वॉल्यूम से, दैट इज़ 10 ml से, तो वहाँ से भी हमें 100 मिली इक्विवेलेंट मिले। सो NaOH हमें 100 मिली इक्विवेलेंट प्रोवाइड करेगा OH नेगेटिव, सल्फ्यूरिक एसिड हमें 100 मिली इक्विवेलेंट प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव। सिंस दोनों की ही क्वांटिटी इक्वल है तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में H और OH जुड़कर फॉर्मेशन करेंगे वाटर की। सो एक्सेस में ना ही H पॉजिटिव बचेगा ना ही OH, सो सॉल्यूशन की जो pH है वो न्यूट्रल हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया कि अगर Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर है तो 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सो फ्रेंड्स अगर हम नाइट्रोजन की बात करें जिसके एटॉमिक नंबर 7 है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 5, ठीक है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 5, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मेशन कर रहे हैं नाइट्राइड आयंस की। सो नाइट्राइड आयन में 3 इलेक्ट्रॉन के गेन के बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8। सो इट मीन्स 1 नाइट्राइड आयन, एक जो नाइट्राइड आयन है उस एक नाइट्राइड आयन के अंदर हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं
1 नाइट्राइड आयन 1 N3 नेगेटिव आयन कंटेन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बस हमें पता लगाना है 4.2 नाइट्राइड 4.2 ग्राम में कितने आयंस प्रेजेंट होंगे। तो फ्रेंड्स नाइट्राइड आयन एंड नाइट्रोजन है, सो नाइट्रोजन के 14 ग्राम में हमें एवोगैड्रो आयंस मिलेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। सो अगर 14 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर है, सो 4.2 में कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 14 इंटू 4.2, ठीक है। जिसको अगर सोल्व करें तो यहाँ से हम 14 3 जा, सो 3 एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अगर बात करें कि एक नाइट्राइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो इतने आयंस में कितने होंगे, जस्ट उनको मल्टीप्लाई कर दें 8 से, तो 8 3 जा 24 एवोगैड्रो डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2.4। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पेयर वो है जो मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कॉपर और ऑक्सीजन ने मिलकर एक कंपाउंड CuO बनाया है, दूसरा Cu2O बनाया है, जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कांस्टेंट है बिकॉज दोनों में 1 एटम प्रेजेंट है। तो कॉपर की अगर अमाउंट का रेशियो लिया जाएगा सो वो 1:2 आएगा, सिंपल रेशियो आएगा। यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 19th क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइडों में, ठीक है, ऑक्सीजन की अलग अलग परसेंटेज हमें मिलती है, जैसे NO2, NO3 या N2O4, ठीक है, N2O5। इनमें अगर हम देखें तो हमें अलग अलग ऑक्साइड में नाइट्रोजन की अमाउंट, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है प्रोपोर्शन वो अलग अलग मिलता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें किसी एक की अमाउंट अगर फिक्स हो और दूसरे की अमाउंट वेरी होती हो, तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ही एक रिजल्ट है। सो ये प्रूव करेगा कि दोनों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कंबाइन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इनमें से भी कौन सा लॉ मल्टीपल या कौन सा एग्जांपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। सो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, SnCl2 एंड SnCl4, इसमें टिन की क्वांटिटी सेम है और क्लोरीन की क्वांटिटी में चेंज आया है। सो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से काफ़ी मदद होगी दूसरे लोगों की भी, और मुझे भी काफ़ी सारी मोटिवेशन मिलेगी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।